आइए आज के सेशन में हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये शुरुआत कैसे होती है, क्या चीज कैसे बढ़ेगी आगे, वो सारे का लिंक किससे है, गौरी से ही है। आप देखिए कि गौरी जो होता है ना, वो एक स्लेव को परचेज करता है अपने अच्छे दिनों में। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बहुत लॉयल हुआ करता था गौरी के। ठीक है, और ये कौन सा स्लेव था? ये एक टर्किश यानी कि तुर्की का स्लेव था। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तुर्क है, टर्क है, तो यहां पे पूछ लिया जाएगा कि इस यहाँ पे टर्किश रूल कब स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक तरह से स्टार्ट हो रहा है। टर्किश पर्सन जो है रूल कर रहा है। अब ये जो है, जब देखिए कि घोरी मर जाता है तो उसके बाद जो मेन चीज संभाल रहा होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही संभाल रहा होता है। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या करता है, ये भारत के अंदर आता है और ये जब दिल्ली में आता है तो ये दो सेंट्स को अपने साथ लेके आता है। सेंट मतलब कि संत फकीर जिनको कह सकते हैं, उनमें से दो थे। एक का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन काकी। अब ये वही काकी हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सिखाया होता है किसको? मोहम्मद गौरी को, यानी कि सांग को। तो ये वही काकी हैं, यही स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर हैं इनके। सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, पॉलिटिकल भी हैं। और दूसरे होते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ये एकदम स्पिरिचुअल लीडर हैं, इनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। अब ये जो कुतुबुद्दीन काकी हैं, ये थोड़े से देखिए कि आप समझिए इस चीज को कि ये जो है ये टांग अड़ाने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि इनका पूरा का पूरा फोकस किस पे है? जीतने पे है, कि उधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, सारी जगह पे हमारा राज हो जाए, इस्लाम धर्म हर जगह पे कायम हो जाए। इनका जो मोटो है वो अलग है, लेकिन इनका मोटो ये नहीं है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का। इनका मोटो जो है मानवता की सेवा करना है। सिंपल सी बात ये समझिए। अब ये जो कुतुबुद्दीन काकी हैं, ये तो रुकते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है, ये कहाँ रुकते हैं? अजमेर के अंदर। अब जो कुतुबुद्दीन काकी हैं, इनके लिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक जो है ये क्या बनवाता है इनकी याद में क्या बनाता है? कुतुब मीनार। जब ये नहीं रहते हैं तो इनकी याद में कुतुब मीनार बनवा देता है। और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये कहाँ रुकता है? अजमेर में। तो वहां पे क्या बनवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक? वहां बनवाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है भाई, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के अंदर देखिए 5 डायनेस्टी टोटल आई, और पांचों ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। सबसे पहली आई स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, और फिर लोधी आए। लोधी सबसे आखिरी थे। यहीं से फिर लोधियों के बाद क्या शुरू हो जाएगा? मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा। और जो सबसे पहले थे वो स्लेव डायनेस्टी आई थी। तो आप देखिए कि ये कब से कब है? 1206 से 1290 की बात है। ऐसे ही बाकियों का भी लिखा हुआ है, लेकिन हम पहले स्लेव डायनेस्टी की बात करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं पहले। अब देखो, स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गई है, और ये क्या शुरू हुआ है? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर कब से कब है? ये 1206 से 1290 की बात है। ये पूरी स्लेव डायनेस्टी की बात है, पूरा टाइम पीरियड है। लेकिन उसमें जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सबसे पहले फाउंडर है, ये क्लियर रखना है। और ये कब से कब तक रहे? 1206 से 1210 तक रहे, यानी कि 4 साल तक इन्होंने राज किया है, 4-5 साल तक। तो 1210 के बाद फिर कौन बनेंगे वो आगे हम देखेंगे, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ 4-5 साल के लिए ही रहे हैं। और कुतुब मीनार इन्होंने ही बनवाया है, ये मैंने लिख दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इन्होंने ही बनवाया है। फिर ये पहले इन्होंने जो है सबसे पहले आके क्या किया? टर्किश कल्चर को दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कौन से स्लेव हुआ करते थे? टर्क स्लेव थे। इस वजह से इन्होंने तुर्की कल्चर इन्होंने दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया सुल्तान का टाइटल। आप सोचेंगे कि क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो है मोहम्मद गौरी के बहुत ज्यादा खास हुआ करते थे, उनके लिए बहुत वफादार थे, लॉयल थे। इसलिए ये खुद सुल्तान ना बन के ये हमेशा सोचते थे कि मैं उन्हीं की जूतियों को रख के ये शासन किया करते थे, मतलब ठीक है, मोहम्मद गौरी की ही। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनकी लॉयल्टी थी गौरी के लिए। फिर जो इसने टाइटल एक्सेप्ट किया इस व्यक्ति ने, इसने किया मलिक सिपासालार या लख बख्श का। सिपासालार का मतलब तो आप समझिए कि कमांडर है एक तरह से गौरी का, इसलिए सिपासालार। लेकिन लाख बख्श का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जो लाखों रुपए दान कर दे, हैं, किसी को बख्शिश में दे दे। तो इसीलिए इसका नाम, ये बहुत ज्यादा दान किया करता था, तो लाख बख्श इसका नाम हो गया। फिर इसने जो कैपिटल बना रखी थी वो दिल्ली को नहीं बनाया। इसने ध्यान देना, यही वजह कि इसको पहला सुल्तान भी दिल्ली सल्तनत का नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ये सबसे पहले स्टार्ट इसी ने किया, फाउंडर इसी को बोलेंगे। पहला सुल्तान ये नहीं था, क्योंकि इसने कभी भी जो रियल सुल्तान क्या है, रियल सुल्तान इसको कैसे बोल दें हम? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में रियल सुल्तान उसको बोलेंगे जो दिल्ली के अंदर रह के पूरी की पूरी कैपिटल बना देना। ये लाहौर में ही इसने अपनी कैपिटल बना के रखी थी, लेकिन दिल्ली में भी ये आया और दिल्ली तक इसने अपने पूरे के पूरे परचम को फहरा दिया था। लेकिन जो कैपिटल थी वो लाहौर में थी, इसीलिए इसको पहला रियल सुल्तान नहीं बोला जाएगा दिल्ली सल्तनत का।
फिर बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनाई, कुतुब मीनार बनाई, बट ओनली दी फर्स्ट स्टोरी, ये याद रखना। इसने ये सिर्फ पहली ही मंजिल बना पाया था, उसके बाद तो ये लुढ़क लिया था। फिर जो उसको कंप्लीट करवाएगा वो इल्तुतमिश करवाएगा, वो आगे देखते हैं अभी हम। फिर कुव्वत उल इस्लाम एक बिल्डिंग इसने बनवाई, जो इंडिया की पहली मॉस्क हुई, कुव्वत उल इस्लाम। अब देखिए कि चेरा मंजूमा जो है ये भी इसका नाम आता है कि ये पहली मॉस्क है। आप कई बार सर्च करेंगे तो ये आएगा, लेकिन क्या दिक्कत है कि यहाँ पे पूजा नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे नमाज अता नहीं होती है। जब नमाज नहीं अता होती तो फिर उसको मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे इसको मॉस्क फिर उस हिसाब से नहीं बोल पाएंगे, समझना इस चीज को। यानी कि कुव्वत उल इस्लाम जो है वहां पे क्योंकि रेगुलरली नमाज अता होती है तो उसी को फिर पहली मॉस्क बोला जाएगा। लेकिन वैसे अगर बोल लिया जाए एज ए बिल्डिंग तो फिर चेरा मंजूमा ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, ये भी सही है। और एक और चीज़ है कि 1210 में क्या हुआ, चौगन खेल रहे थे। चौगन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पोलो होता है, ठीक है। पोलो एक गेम है, तो ये चौगन खेल रहा था। आई थिंक ये घोड़े वाली होती है ना, घोड़े पे चढ़ के जो खेलते हैं। तो ये खेलते खेलते 1210 में ये लुढ़क लिया बीच में, और इसकी हड्डी पसली कहीं टूट गई होगी, तो ये इसकी वहीं पे डेथ हो गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ये हो सकता है कि ये सोचें कि जो ये काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ लोग ये अपना दावा करेंगे कि ये जो काकी थे ये सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर थे। लेकिन आप ये समझना कि कुतुब मीनार इनकी याद में बनाएगी। क्या कुतुब मीनार में नमाज अता होती है? क्या कुतुब मीनार में बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा होते हैं? ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? जी नहीं। लेकिन वहीं पर आप मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह में देखेंगे तो वहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगती है, कितने ज़्यादा लोग आते हैं और कितनी मन्नतें मांगते हैं। तो वहीं से पता लगता है कि स्पिरिचुअल लीडर कौन था और पॉलिटिकल लीडर कौन था। चलिए, अब जैसे ही ये चीज होती है, ठीक है, अब यहां पे गद्दी पे कौन बैठता है? आराम शाह बैठता है। जैसे ही वो भाई साहब लुढ़कते हैं, ठीक है, लाख बख्श साहब जो है, ऐबक साहब लुढ़केंगे तो उसके बाद आराम शाह बैठ जाएगा 1210 AD के अंदर गद्दी में। लेकिन ये जो है ना, ये सबसे इनकैपेबल रूलर है। तो जो इसका सन इन लॉ है ऐबक का सन इन लॉ बोल रहा हूं मैं, ये तो बेटा हो गया ना ऐबक का जो सन इन लॉ है वो है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ये क्या करता है, ये देखता है कि भाई इससे कुछ संभल रहा नहीं है, तो इसको कर दिया जाता है तुरंत रिटायर कि भाई जाओ तुम आराम करो, यहां से निकलो। और वहां पे बैठ जाएगा आराम शाह की जगह पे कौन आके? ऐबक का सन इन लॉ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसको रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। आप सोचेंगे कि क्यों इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बोला जाएगा? क्योंकि इसने जो कैपिटल बनाई, इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया, इसने लाहौर को कैपिटल नहीं बनाया, इसलिए इसको रियल फाउंडर बोला जाएगा और रियल पहला सुल्तान भी बोला जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि पहला सुल्तान उसको हम कैसे बोलते हैं जिसने टाइटल ही नहीं एक्सेप्ट किया सुल्तान का। जो ऐबक था उसने तो टाइटल ही नहीं एक्सेप्ट किया, और जो आराम शाह था उसको भी हम रियल सुल्तान नहीं बोल सकते, वो भी लल्लू था। तो जो असली सुल्तान बोलेंगे तो यही पहला व्यक्ति था जो असली सुल्तान हुआ। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1211 से 1236 AD तक का है। और इसने आराम शाह को डिफीट किया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसने सबसे आते ही पहले काम किया कि इसने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की। पहला काम तो इसने किया, चहलगनी बनाई। इसने 40 ऐसे सक्षम लोगों को अपने साथ खड़ा कर लिया जिनका काम था कि सुल्तान के ऊपर कोई हमला ना कर पाए। पूरी की पूरी सुल्तान की जो सिक्योरिटी थी इन 40 लोगों के हाथ में थी। इस वजह से इसके ऊपर कोई हमला ही नहीं कर पाता था, तो ये इसको इजीली कोई लुढ़का भी नहीं पाया। फिर दूसरा काम इसने किया, कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। आगे हम देखेंगे कि कुतुब मीनार जर्जर जब हो जाएगा तो उसको रेनोवेट फिरोज शाह करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट जो है, हमने देखा कि ऐबक ने तो पहली स्टोरी बनाई थी, तो इसने पूरी जो भी 3-4 स्टोरी जो भी है उसकी सारी कंप्लीट करवा दिया। फिर लॉन्च किया इसने इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम देखिए, ये लैंड, एक तो इसमें लैंड्स वगैरह के लिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इक्ता। तो ये ज़मीनी सिस्टम है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए। आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ सकता है कि इक्ता सिस्टम किसने लॉन्च किया, तो ये ज़मीन के रिलेटेड है, बस आप इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि उस टाइम पे सबसे बड़ा खतरा हुआ करते थे मंगोल। अब मंगोल जो थे वो बार बार हमला करते थे, और इतना ज़्यादा ये छोटे छोटे चिंकी चिंकी आंखों वाले होते थे, और ये हुड़दंग मचा के रखते थे। ये एकदम कट्टर लोग हुआ करते थे, जहाँ जाते थे वहाँ बहुत सत्यानाश कर देते थे। तो उनसे कोई भी पार नहीं पा रहा था। तो इसने क्या किया, इसके पास एक इसका जबरदस्त कमांडर हुआ करता था नासिरुद्दीन क्वाचा। तो इसने क्या किया, उसको अपॉइंट किया और इनको मंगोलों को अच्छे से उसने पेला। उसमें मेन मंगोल कौन था? चंगेज खान था, ठीक है, बहुत कट्टर हुआ करता था। तो इसने इसको अच्छे से पेला, और उसके बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई मंगोल्स की कि इनके ऊपर आक्रमण करे, यानी कि कंट्रोल कर लिया इसने सारी की सारी चीज को। फिर इसने 2 तरह के कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो एक तो इसने जो कॉइन लॉन्च किया उसका नाम था टंका, जिसको सिल्वर बोलते हैं। दूसरा था जीतल, जिसको कॉपर का कॉइन बोलते हैं, ठीक है। साथ में मैंने मेटल का नाम भी बता दिया।
फिर जो सुल्तानगढ़ी की स्थापना की वो भी इसी ने की। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक है सुल्तानगढ़ी, वो भी किसने बनाया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। फिर जो इसका बेटा था उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि ये भी कोई अच्छा शासक नहीं था, यानी कि इनकैपेबल था रुकनुद्दीन फिरोज भी। और फिर जो उसकी बेटी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान, ये बहुत कैपेबल शासक थी। ठीक है, एक और चीज की इस डायनेस्टी को इलबारी डायनेस्टी भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक इलबारी व्यक्ति था इल्तुतमिश, तो इस वजह से इसी डायनेस्टी को, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही स्लेव डायनेस्टी को ही, यानी कि अगर इल्तुतमिश से बात करेंगे, पीछे की नहीं, सिर्फ इल्तुतमिश से बात करेंगे तो इसको बोलेंगे इलबारी डायनेस्टी। अच्छा, इसने जो है नॉमिनेट किया था रजिया को एज हिज सक्सेसर, यानी कि इसको पता था कि रुकनुद्दीन फिरोज कुछ नहीं कर पाएगा, लल्लू है ये, तो इसने रजिया को अपॉइंट कर दिया था कि मेरी उत्तराधिकारी रजिया है। तो इसीलिए एक तरह से ध्यान देना कि इसने निपोटिज्म की शुरुआत भी कर दी। ही इनिशिएटेड हेरिडिटरी सक्सेशन टू दिल्ली सल्तनत। हेरिडिटरी सक्सेशन पहले नहीं हुआ करता था, पहले तो अभी देखिए शुरुआत ही तो हुई थी, और ऐसा तो है नहीं था। देखिए यहीं से क्या हो जाएगा कि जैसे होता है ना निपोटिज्म की, बच्चे के बच्चे के बच्चे ही बनते रहेंगे, तो वही वाली चीज इसने शुरुआत कर दी एक तरह से। आगे देखते हैं। अब आ जाती हैं गद्दी पे कौन? रजिया सुल्तान। ये 1236 से 1240 एडी तक रहेंगी, लेकिन ये देखिए कि ये 4 साल ही रहेंगी। बट इनका क्या है कि जैसे ये गद्दी पे बैठती हैं तो इनका जो रवैया है वो जनाना से मर्दाना हो रहा है, सारे के सारी चीजें आप समझना उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये जो जितने भी लोग हुआ करते थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि हम किसी औरत के अंडर काम करें। तो ये पहली और आखिरी वुमेन मुस्लिम रूलर थी भारत के अंदर, पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन रूलर मैंने बोला है। इनके हस्बैंड का नाम था अल्तोनिया, जो था रूलर बठिंडा का, और कमांडर जो था इसका वो था जमाल उद्दीन याकूत। तो ये जमाल उद्दीन याकूत जो होता था, इसको कई लोग इसका प्रेमी भी बोल देते हैं, और ये बहुत ज्यादा वफादार था रजिया सुल्तान का। ठीक है, और ये जो अल्तुनिया था बेशक से इसका पति था, लेकिन इसी ने बाद में क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज के साथ मिलकर इसकी हत्या करवाई थी। अब इसने क्या किया रजिया ने, शी डिडंट एक्सेप्ट पर्दा सिस्टम। ये नहीं था कि ये पर्दे में रहेगी और फिर सारी की सारी बातचीत करेगी लोगों से, जी नहीं, इसने एकदम खुले तरीके से, आप देख सकते हैं कोई पर्दा नहीं लगा रखा है, सीधा सीधा ओपन तरीके से, जैसे शहनशाह लोग हुआ करते वैसे ये जाती थी कोर्ट के अंदर। और इसने ऑप्ट किया कुबा और कुला सिस्टम। कुबा मतलब कि ये ब्लेजर पहनती थी, देखो आप ब्लेजर यहाँ भी है यहां भी है, जैसे बादशाह लोग ब्लेजर पहनने, फिर कैप भी पहनने लगी, ये देखो आप कैप, ये रही। तो इस वजह से ये जो चीज है, ये उस टाइम के जो इनका समाज हुआ करता मुस्लिम समाज, उसको भी पसंद नहीं आई कि भैया ये तो बिल्कुल ही जैसे बादशाह करते हैं वे वैसे कैसे कर रही है, ये तो एक औरत है। उनका दिमाग हजम नहीं कर पा रहा था, सीधी सी बात है इस चीज को। जिस वजह से क्या हुआ कि एक बार ये अपने कमांडर के साथ वापस लौट रही थी किसी कैंपेन से, या जैसे भी कह लीजिए कहीं से किसी से मिलकर, तो बीच में ही अल्तुनिया और रुकनुद्दीन फिरोज जो हैं, इन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या करवा दी। फिर 1240 से 1265, अच्छा ये रुकिए उसमें भी आते हैं। 3 कॉइन्स इसने लॉन्च किए हैं रजिया सुल्तान ने। पहला, तीनों कॉइन पे देखिए कि अलग अलग चीजें लिखी हुई थी, ये पूछा जा सकता है कि कौन से कॉइन इसने लॉन्च नहीं किया है। तो उन पे पहले पे क्या लिखा था, इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे पे लिखा था दिल्ली सल्तनत की महारानी, तीसरे पे लिखा था न्याय की रानी। तो ये 3 तरह के कॉइन इसने लॉन्च किए थे, किसने, रजिया सुल्तान ने। अब देखिए कि इसके बाद जो रूलर आते हैं उनसे देखिए बिल्कुल भी संभलता नहीं है। ये तो ठीक है यहां तक का, तो ये मैंने 1240 तक की बात की। देखिए रुकनुद्दीन फिरोज से, अल्तुनिया से, इन सब से कुछ नहीं संभल रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी क्या हो रहा है, 1240 से 1265 के बीच में 3 सुल्तान आ गए। अब देखो मोइजुद्दीन बैरम शाह आ गया, अलाउद्दीन मसूद आ गया, फिर नासिरुद्दीन महमूद आ गया। ये जो तीनों है, ये तीनों ही इनकैपेबल अयाश किस्म के लोग, मजे मारने वाले लोग थे। इन तीनों ने बिल्कुल भी प्रजा पे ध्यान नहीं दिया, जनता मर रही है, जीवित है, बस इनको टैक्स से मतलब था और मजे मारने से मतलब था ये तीनों को। ठीक है, देखिए, और ये आप ये भी समझना कि ये सारी की सारी जो चीज हो रही है ना, ये चहलगनी के अंडर हो रही है। चहलगनी 40 लोग हैं, यानी वो आपस में ही लड़ मर रहे हैं, और जैसे ही कोई बनता है, जैसे ये बना तो इसको मार दिया चहलगनी ने, तो फिर ये बन गया, फिर चहलगनी ने इसको मारा तो ये बन गया। यानी कि चहलगनी जो है ना बनाई गई थी, जो 40 लोगों की टीम बनाई गई थी इल्तुतमिश ने, वही आपस में लड़ मर के एक दूसरे को मार के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में कौन आता है पिक्चर में, गियासुद्दीन बलबन। जैसे ही ये आता है, ये देखता है कि भैया ये बाजार में निकलता, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, इसको कोई देख ही नहीं रहा है। पहले तो भैया जैसे पता लगता था कि हाँ बादशाह आ रहा है, तो भरी दरबार, भरी सभा में लोग अपना अपना काम छोड़ के यही जमीन में लौट जाते थे कि भैया बादशाह आ रहा है, पूरा रोड खाली हो जाता था कि बादशाह आ रहा है। लेकिन जैसे ही नगाड़े बजाए गए कि बलबन साहब आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। बलबन को ये बात बहुत चुभी कि भैया ये चल क्या रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या था कि पिछले 3 बादशाह इनकेपेबल थे, उन्होंने आके प्रजा से बात ही नहीं की कभी, ना ही उन्होंने ध्यान दिया प्रजा के ऊपर।
तो प्रजा को कोई मतलब ही नहीं था, कि पता ही नहीं था किसी को कोई बादशाह रहता भी है यहाँ के नहीं रहता है, सिंपल सी बात ये है। तो ऐसे में क्या हो गया, गियासुद्दीन बलबन ने 1265 से 87 के बीच में पूरी की पूरी गद्दी को संभाला, और इसने आते ही सबसे पहले काम, क्योंकि इसको खुद को सेफगार्ड करना था और इसे पता था कि सारे के सारी दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही है, चहलगनी से, तो इसने सारी चहलगनी को मरवाया, लेकिन सारे लोग को नहीं मरवाया, कुछ को तो इसने दूर दूर अपॉइंट कर दिया, किसी को वहां किसी को वहां, जहां पे इसको लग रहा था कि जो ज्यादा ही खिलाफ चल रहे हैं इसके, उनको इसने लुढ़का दिया, मरवा दिया। तो यानी कि इसने सबसे पहला इलाज किया चहलगनी का, जो एक टाइम में चहलगनी बादशाह की रक्षा के लिए हुआ करती थी, बाद में वही बादशाह के अगेंस्ट होगी, तो इसने पहले तो उसका पुख्ता इंतजाम किया, जिस वजह से ये एक तरह से बोले दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सक्सेसफुल रूलर माना जाएगा, स्पेशली स्लेव डायनेस्टी का सबसे सक्सेसफुल रूलर। फिर इसने इंट्रोड्यूस किया नौरोज कल्चर। नौरोज एक पर्शियन कल्चर है, जो ऐबक था उसने टर्किश कल्चर लॉन्च किया था, इसने पर्शियन कल्चर को लॉन्च किया, ठीक है, ये फारसी कल्चर हो गया एक तरह से, और पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज जिसको इसने स्टार्ट किया। फिर पर्शियन कल्चर को भी अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया। अब आप सोचेंगे कि पर्शियन कल्चर को क्यों इंट्रोड्यूस किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, ईरान इराक के जो लोग हुआ करते थे, बहुत तगड़े लड़ाके हुआ करते थे, हर जगह पे उनका नाम हुआ करता था, सब लोग ये पता था कि भैया इनसे पंगा नहीं लेना, उनसे खौफ खाया करते थे लोग, तो इसने वही कल्चर को अपने कोर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि लोगों को पता लगे एक तरह से कि मैं पर्शियन हूं जैसे, तो एक तरह से लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा, इमीडिएट जो इफेक्ट ये कर सकता था इसने वो किया, दिमाग से काम ले रहा था। फिर तीसरा काम इसने सबसे बड़ा किया, इसने लॉन्च कर दिया सजदा और पैबोस, यानी कि बादशाह सलामत के आगे हर कोई सजदा करेगा अगर आपको कोई इनसे काम करवाना है या कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, और फिर इनके पैरों को भी चूमना पड़ेगा, तब जाके इनसे कोई बातचीत कर सकता है, तब जाके इनसे कोई रिक्वेस्ट कर सकता है कि बादशाह सलामत हमें ये काम है। तो इससे क्या हो रहा है, ये एटिकेट सिखा रहा है कि भैया मैं बादशाह हूं, हमारे सामने झुक के रहना, ठीक है। ये तरीके देखो इसके, इसने जो ऑप्ट किया, इसने ब्लड और आयरन वे को अडॉप्ट किया, समझना इस चीज को, आयरन और ब्लड जो है, आयरन हो गया एक तरह से तलवार की बात होगी और ब्लड हो गया रक्त की बात होगी, यानी कि इसने सोचा कि अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप खत्म, आप मेरी बात नहीं मानेंगे आप खत्म। इस तरह से इसने पूरे के पूरे राजपाट को संभाला, क्योंकि ये उस टाइम की जरूरत थी, लोग डर भी नहीं रहे थे किसी से। और ही वॉज ऑल्सो नोन एज युलुक खान, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे पूरा तभी आपको पता लगेगा, ऐसे किसी को नहीं पता लगेगा। ये देखिए नीचे भरी पड़ी है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऐसी हर शहंशाह के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे देखने को आपको मिलेगी, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। अगर आपने कभी पहले भी YouTube पे देख रखे हमारे कोई सेशन, तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें मैं बताने वाला हूं, आप देख लेना, आपको बाद में पता लग जाएगा जब आप पूरा देख चुके होंगे। तो इसने क्या किया, ही कॉल्ड हिमसेल्फ नासिर अमीर उल मोमिन, खलीफा का राइट हैंड मैन, एक तरह से बोल लीजिए, कोई होगा यार उस टाइम पे खलीफा, ठीक है। अब उस क्या है ना कि अब हमें अरब कल्चर में नहीं जाना, हमें अफगान कल्चर में नहीं जाना है, हमें सिर्फ भारत के क्वेश्चन आएंगे एसएससी में, तो अब कहाँ उनके कल्चर में जाके हम बैठे ने। तो सिंपल सी बात है कि ये अपने आप को क्या बोलता था, नासिर अमीर उल मोमिन बोलता था, यानी कि खलीफा का राइट हैंड बोलता था ये खुद को। फिर अकॉर्डिंग टू हिम द सुल्तान वाज गॉड्स शैडो ऑन अर्थ, ये बोलता था कि भैया जो सुल्तान है वो भगवान की एक तरह से परछाई, ये मच्छरों ने दुखी कर लिया यार, तो सुल्तान जो है वो भगवान की परछाई है धरती पे, ये बोलता था, जिसको हम बोलते हैं जिले इलाही, ठीक है। और एंड रिसिपेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस निबायते खुदाई, ठीक है। तो जो सुल्तान है उसको बहुत ज्यादा एटिकेट से आपको बात करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ग्रेस से डिवाइनिटी के साथ बात करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं निबायते खुदाई। तो ये दोनों चीजें किसने बात की, जिले इलाही और निबायते खुदाई की बलबन ने बात की इनकी, ठीक है। ही सेपरेटेड दीवाने विजारत यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को फ्रॉम दी दीवाने अर्ज यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट से। पहले क्या होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट जैसे एक ही बंदा संभाल रहा है, वही सब देख रहा है, लेकिन इसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया कि ये सिर्फ फाइनेंस देखेगा, ये सिर्फ मिलिट्री देखेगा। इससे उनकी पावर डिवाइड हो गई, समझना। पहले एक ही व्यक्ति के हाथ में पैसा और उसी के हाथ में क्या था, मिलिट्री, लेकिन अब पैसे को अलग कर दिया और मिलिट्री को अलग कर दिया, यानी कि आदमी की पावर को अलग, पैसे की पावर को अलग कर दिया, जिससे कि इसको फायदा हुआ। अब ये बंदा भी इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, समझना। ये बहुत दिमाग से इसने सारी की सारी चीजें की है। फिर ये जो स्लेव डायनेस्टी है, ये आप सोचेंगे कि खत्म कैसे हुई, इसके बाद भी आए, इसका ग्रैंडसन वगैरह भी बैठे बलबन के जो थे वो तख्त पे, लेकिन वो इतना संभाल नहीं पाए, बाद में ये संकुचित होता गया। क्यों होता गया, क्योंकि देखिए कि उस टाइम पे एक्सटिंग्विश हो गई थी ये डायनेस्टी मंगोल इन्वेजन्स के कारण।
जो इल्तुतमिश था उसके पास था नासिरुद्दीन ख्वाजा, तो उसने तो अच्छे से हैंडल कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इस डायनेस्टी को बलबन के मरने के बाद कोई भी हैंडल नहीं कर पाया, इनकेपेबल रूलर्स थे, मंगोल्स इस पर अटैक करते रहते थे, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी डायनेस्टी हो गई खत्म। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आएगी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की बात हम अगले सेशन के अंदर करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको संपूर्ण समझ आ गया होगा। इसमें हमने बात की है दिल्ली सल्तनत के अंदर भी स्लेव डायनेस्टी की, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी यही होता है कंप्लीट। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।